नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक के इम्पॉर्टेंट सीरीज को, जिसमें हम रसायन विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने बायो के टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सीरीज, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने पक्के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है एक वनस्पति तेल और इसको कन्वर्ट किया गया है वनस्पति घी में। इसमें हमने लिया है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो है वो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म करके वनस्पति घी में कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें लिया गया है अनसैचुरेटेड फैट, मतलब कि असंतृप्त वसा, और इसको कन्वर्ट किया गया है संतृप्त वसा में। तो यहाँ पर आर का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पर कार्बन की श्रृंखला लिया जाता है। और कार्बन के जो है वो लॉन्ग चेन को लिया जाता है। यहाँ पर कार्बन नंबर 12 से लेकर 17 या 22 तक लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो ये क्या बन जाता है, आपका वनस्पति तेल। और इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस के उपस्थिति में यहाँ पर क्या करते हैं, वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। ये भी पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है कि इसमें कौन से उत्प्रेरक को यूज किया जाता है। तो याद रखना, निकिल उत्प्रेरक। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है इसको, तो इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसको भी। यहाँ पर जो है वो असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदला जाता है। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, वनस्पति तेल से घी में इसको कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध को किसके अंदर शामिल किया गया है। तो दूध को पायस के अंदर शामिल किया गया है। पायस जो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो है वो क्या होता है, इसमें जो है वो तेल और जल का मिश्रण होता है, या फिर बोल सकते हैं द्रव और द्रव का मिश्रण, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन बोलते हैं। हमने पढ़ा है कोलाइडी विलयन जो है वो नॉर्मल विलयन से बड़ा, उनका कण जो है वो नॉर्मल विलयन से बड़ा और जो है वो निलंबन के कणों से छोटा होता है, जिसको कोलाइडी विलयन बोलते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इनके कणों का साइज वगैरह। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें पूछा है दूध को किसके अंदर शामिल किया गया है। तो दूध को पायस के अंदर, जिसमें द्रव और द्रव का मिश्रण होता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन को पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। तो देखो, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अगर अलग करेंगे तो इसके लिए ऊर्ध्वपातन विधि का यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, लैब में इसको किया जाता है। यहाँ पर जो है एक सिस्टम रखा गया है और इस सिस्टम के थ्रू जो है वो ऊर्ध्वपातन विधि से क्या किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। तो इसको देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए आश्वन विधि को यूज किया जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, बुक का एक डायग्राम है जिसको हमने लैब में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें भी एक सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क में लिया गया है आपका नमक का विलयन, और इसको भाप के माध्यम से अगले बीकर में जो है अशुद्ध जल को जमा किया जाता है। तो इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि को यूज करते हैं। आपने देखा पहले ऊर्ध्वपातन विधि में कैसे वहां पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज्यादा श्यानता जो है वो शहद में होती है। श्यानता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, और अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझे तो हम इसको समझ सकते हैं गाढ़ेपन से। तो जो सबसे गाढ़ा होता है उसका जो श्यानता होता है, विस्कोसिटी होता है, वो सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण में दिया है, एक में हमने जो है वो जल में इंक को मिला दिया है और एक बीकर में हमने लिया है शहद को। दोनों को जब हम एक साथ जमीन में गिराना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये जल और इंक वाला जो पानी है वो जमीन में जल्दी नीचे गिर जाएगा, और जो शहद है वो बहुत ही आराम से धीरे से जमीन में गिरेगा, क्योंकि इसका गाढ़ापन बहुत ज्यादा है, इसकी विस्कोसिटी या श्यानता ज्यादा है, इसीलिए वो बहुत धीरे जमीन में गिरेगा। तो सबसे ज्यादा श्यानता जो है वो शहद में होती है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक जो है वो लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनियो लेवोजियर जिसको कहा जाता है, ये आप डायग्राम में इसका देख सकते हैं, एंटोनियो लेवोजियर को। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ कौन सा है। तो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ जो है वो
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कुछ व्हाइट कलर का धुआं धुआं आपको दिखाई दे रहा है। अब जनरली इसको देखे होंगे शादी पार्टियों में अगर आप जाते हो तो क्या होता है, मटकियों में आजू बाजू में पानी भर कर रखा जाता है। जब कपल्स की एंट्री होती है तो क्या करते हैं, कुछ व्हाइट कलर का ठोस पदार्थ उसमें डाल दिया जाता है, जिससे नीचे का फ्लोर जो है वो क्या हो जाता है, एकदम धुआं धुआं सा हो जाता है। तो वही जो है वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी ठोस का गैस में परिवर्तन होने की घटना किसके अंतर्गत शामिल है। तो किसी ठोस का गैस में परिवर्तन होने की घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पहले हमने देखा ऊर्ध्वपातन विधि में कैसे जो है वो अलग किया जाता है। तो यहाँ पर ठोस को गैस में परिवर्तन करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का यूज करते हैं। ये विधि से जो है वो क्वेश्चन जनरली आते ही हैं। नेक्स्ट है, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। तो अल्कोहल जल मिश्रण से जो है वो आसवन द्वारा अलग किया जाता है। आसवन जनरली जो है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक सिस्टम लिया गया है जहाँ पर जो है वो कंटेनर में जल और अल्कोहल का मिश्रण, जिसको यहाँ पर अलग कर सकते हैं एक बीकर के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक सिस्टम में जो है वो अल्कोहल और जल को अलग किया गया है। नेक्स्ट है, पायस किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो पायस जो है वो द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन है। अभी हमने देखा पहले क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो है वो दूध किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो वो पायस के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर क्या होता है, द्रव और द्रव में मिश्रण होता है। जैसे कि वहाँ पर हमने देखा कि जल में वसा का मिश्रण था, तो उसको हमने क्या बोला था, वहाँ पर जो है वो पायस बोला था। तो यहाँ पर पायस जो है वो द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, मेटेलॉइड का संबंध किस से है। तो मेटेलॉइड का संबंध जो है वो यहाँ पर जो है धातु और अधातु से है। धातु और अधातु के गुण जो है इनमें पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हाईलाइट किया हुआ आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में ये हाईलाइट किया हुआ जो पॉइंट है, हाईलाइट किए हुए जो मेटल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आपका है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सारे तत्व जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, मेटेलॉइड, या फिर इसको क्या कहा जाता है हिंदी में उपधातु कहा जाता है। टोटल आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तत्व जो है आपका उपधातु है। बाकी इधर वाले तत्व जो हैं वो सारे धातु, और इसके बाद इधर वाले जो तत्व हैं वो सारे क्या है, अधातु है। तो दोनों के गुण पाए जाते हैं, बीच में ये पाया जाता है दोनों के, और ये जो है वो उपधातु या मेटेलॉइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो धातुओं में अगर देखें तो पारा, जिसको मरकरी कहा जाता है, ये सामान्य ताप पर क्या पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार से लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, अधातु में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो अधातु की बात कर रहे हैं, तो अधातु में जो है ब्रोमीन सामान्य ताप पर क्या है, द्रव है। देखो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं लाल भूरे रंग का ये ब्रोमीन पाया जाता है, जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो कोहरे में जो है गैस में द्रव, तो गैस में द्रव घुला होता है कोहरे में। आप जनरली कोहरे में देखते हो कि बहुत सारे गैसों में होता है और वहां पर थोड़ी नमी आपको दिखाई देती है। तो ये जो है वो क्या होता है, कोहरे में जो है वो कौन सा होता है, गैस में द्रव का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, मामूली कट जाने पर फिटकरी द्वारा रक्त स्त्राव को रोक दिया जाता है, इसका कारण है। तो मामूली कट जाने पर रक्त स्त्राव को रोकने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं, और इस विधि को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कंदन। स्कंदन के कारण यह होता है। वहां पर क्या होता है कि जब रक्त स्त्राव होते रहता है तो वहां पर फिटकरी थोड़ा मल दिया जाता है और रक्त बहना जो है वो बंद हो जाता है, वो जम जाता है। इसको ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर ये डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इस विधि को स्कंदन या इसका कारण जो है इसको स्कंदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, गैसों के संबंध में आंशिक दाब का नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो है वो डाल्टन के द्वारा दिया गया है, जॉन डाल्टन जिसको कहा जाता है। ये आप डायग्राम में इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है, जल में चीनी का घोल किसका उदाहरण है। तो जल में चीनी का घोल मिश्रण का उदाहरण है। इसमें जल और चीनी को जब मिलाया जाता है तो एक मिश्रण बनता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न घटकों को पृथक करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। आसवन आपने पहले देखा, और उसी का एक क्या बोल सकते हैं टाइप है प्रभाजी आसवन, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों के विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो एसीटोन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए
आश्वन विधि को यूज किया जाता है। हमने पहले देखा अल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए भी आश्वन को यूज किया जाता है। तो लिक्विड और लिक्विड के फॉर्म जब एक साथ मिलते हैं तो उनको पृथक करने के लिए जनरली आश्वन विधि, तो यहाँ पर एसीटोन और जल भी लिक्विड है, इनके मिश्रण को अलग करने के लिए आश्वन विधि का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त से ड्रग्स को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो रक्त से ड्रग्स को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी भी बहुत प्रकार के होते हैं। जनरली रक्त से दवाओं को, ड्रग्स को अलग करने के लिए द्रव गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी होता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जेल किस प्रकार की कोलाइड का उदाहरण है? तो जेल जो है वो ठोस एवं द्रव के मिश्रण से बनता है। तो ये जो है वो द्रव एवं ठोस का कोलाइडी विलयन है। नेक्स्ट, किस विधि का प्रयोग करके ठोस एवं द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके ठोस एवं द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि इसका कारण है सतही क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कप का जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है, उसका सतह छोटा होता है, और प्लेट जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है। तो इसको जो है वो क्या होता है, सतह जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाष्पित होने में ज्यादा जगह मिल जाता है, ज्यादा स्पेस मिल जाता है, जिसके कारण जो है वाष्पीकरण की विधि बढ़ जाती है और प्लेट में दूध या चाय जल्दी ठंडा हो जाता है, और जिसके कारण आसानी से हम उसको पी सकते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? तो आपने देखा होगा कि द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? तो ठोस, द्रव और गैस। उसके अलावा एक अवस्था है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो विद्युत की सुचालक होती है। तो ये द्रव्य की अवस्था में आती है, लेकिन जनरली हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी में पाए जाने वाले 3 तत्व हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28% और एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है। बाकी और भी तत्व हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन और 9.5% जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक व एंटीमनी किस तरह के तत्व हैं? तो आर्सेनिक व एंटीमनी जो है वो उपधातु हैं। हमने देखा पीरियोडिक टेबल में पहले कि उपधातु बहुत सारे थे, जिसमें से आर्सेनिक और एंटीमनी का नाम भी हमने वहां पे पढ़ा था। तो आर्सेनिक और एंटीमनी जो है उपधातु, जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है हीरा तथा ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो है अधात्विक कार्बन के अपर रूप हैं। अपर रूप किसको कहा जाता है? तो वो जो है वो उसी एलिमेंट्स का फॉर्म होता है। जैसे कार्बन के अपर रूप तो कार्बन का ही फॉर्म होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा हीरा और ग्रेफाइट दोनों जो है वो कार्बन के अपर रूप है। इसके अलावा इसमें फुलेरिन भी पाया जाता है जो कार्बन कार्बन से मिलकर बना होगा, लेकिन इसका भौतिक गुण जो है वो अलग होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपर रूप बोलते हैं। नेक्स्ट है एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक जो कि जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं वाटर H2O में 2 अणु जो है हाइड्रोजन और 1 अणु जो है वो ऑक्सीजन मिला होता है, 2:1 के मेल से यहाँ पर बनता है। तो एक निश्चित अनुपात में यहाँ पर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं लिथियम जो कि सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट है विद्युत धारा सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है? तो विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक जो है चांदी, इसके बाद आता है तांबा। तो याद रखेंगे चांदी जो है सबसे ज्यादा जो है वो क्या होता है? चालक होता है विद्युत धारा का। और घर में तारों में जो है वो किसका यूज किया जाता है? तो तांबे का यूज किया जाता है। चांदी जो है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, तो चांदी के बाद तांबा जो है वो सबसे ज्यादा चालक होता है। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? आघातवर्धनी धातु
ये है सोना व चांदी। आघातवर्धनी धातु का एक गुण होता है जिसको ठोक कर पीट कर हम कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जनरली देखते हैं सोने और चांदी के आभूषण, तो सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनी होते हैं, इसलिए आभूषण बनाने में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है धातुओं का पारा में घोल क्या कहलाता है? तो धातुओं का पारा में घोल जो है अमलगम कहलाता है। पारा जिसको हम मरकरी बोलते हैं, कोई भी धातु के साथ उसको घोलेंगे, जैसे कि हमने सोडियम के साथ घोला तो उसको क्या बोलेंगे? सोडियम का अमलगम। तो धातुओं का पारा में जो घोल होता है उसको अमलगम कहा जाता है। सोडियम, पोटेशियम और पारा कैसे तत्व हैं? तो सोडियम, पोटेशियम और पारा जिसको धात्विक तत्व बोलते हैं। धात्विक तत्व हमने पहले पीरियोडिक टेबल में देखा कि बहुत सारे धातु पाए जाते हैं, उसके बाद उपधातु था और लास्ट में जो है अधातु था। तो धात्विक तत्व अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो टोटल जो है वो 118 तत्व हैं। 118 तत्व में जो है वो 93 तत्व जो है वो क्या है? आपके धात्विक तत्व हैं। बाकी 7 तत्व जो है वो उपधातु है और बाकी बचे जो है वो अधातु में आ जाते हैं। तो उसके अंतर्गत सोडियम, पोटेशियम और पारा भी जो है वो धातु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति प्रायः अम्लीय होती है। याद रखेंगे अम्लीय प्रकृति की होती है। यहाँ पर देखो ऑक्साइड्स दिए गए हैं बहुत सारे और इसमें आपके मेटल के ऑक्साइड मतलब धातु के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड को अलग कर दिया गया है। दोनों को जब जल में घोला गया है तो यहाँ पर इसका पीएच चेक किया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अधातु के ऑक्साइड का पीएच जो है 7 से कम होता है, मतलब प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम धातु के ऑक्साइड के बारे में, जिसका पीएच जो है वो 7 से अधिक होता है तो ये जो है वो प्रायः क्षारीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट है किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होती है? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, जिंक और टिन, इनके जो है वो क्या बोल सकते हैं? ऑक्साइड वो उभयधर्मी प्रकृति के होंगे, मतलब इनके जो ऑक्साइड होंगे वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? तो अभी हमने देखा यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति प्रायः क्या होगी? क्षारीय होगी। इनका पीएच जो है वो 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट है किन धातुओं के ऑक्साइड उदासीन होते हैं? तो कौन से धातु के ऑक्साइड है? तो एक तो है कार्बन के ऑक्साइड जो कि मोनो ऑक्साइड कार्बन जो बनाएगा वो जो है उदासीन होगा, और दूसरा है हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो कि जल बनाएगा, तब ये जो है वो क्या होगा? यहाँ पर जो है वो उदासीन होगा। नेक्स्ट है किसी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट या अंग क्या है? तो सबसे छोटा या संभावित यूनिट अंग जो है वो अणु कहलाता है। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं एटम 2 या 2 से अधिक एटम को जब मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है? अणु बनाता है। तो सबसे छोटा संभावित यौगिक जो है वो अणु कहलाता है। नेक्स्ट है जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात भारानुसार कितना होता है? तो देखो यहाँ पर जो है वो जल के मॉलिक्यूल दिए गए हैं, यहाँ पर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनाया गया है। टोटल जो है इसके भारानुसार इसका अनुपात 1:8 होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 4 ग्राम और ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम लिया गया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 1:8 आ जाएगा। तो भारानुसार इसका अनुपात कितना हो गया? 1:8। नेक्स्ट है सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? तो सोडा वाटर जो है वो एक प्रकार का द्रव का मिश्रण बोल रहे हैं। ठीक है, तो सोडा वाटर जो है वो क्या है? आपका द्रव का मिश्रण है, द्रव और गैस का मिश्रण है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, द्रव और गैस का मिश्रण है। इसको बाद में पीडीएफ में आपको ऐड करके दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे द्रव और गैस का मिश्रण है। तो सोडा वाटर, जैसे आपने बॉटल खोला सोडा वाटर को तो आप देखते हैं कि वहां पर जो है वो गैसों के बुलबुले निकलने लगते हैं, और वो किसके कारण होता है? तो वो होता है द्रव में गैस के मिश्रण के कारण, और इसी के कारण वो जो है वो बुलबुला आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है आसूत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो आसूत जल जो है वो आशवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है धातुएं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धातुएं जो है वो समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में क्या होता है? एक ही जैसे अवयव जो है आपस में मिले होते हैं, जिसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो धातुएं जो है वो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वायु कैसा मिश्रण है? तो शुद्ध वायु में भी शुद्ध वायु ही बस मिला होगा, तो इस पे भी इसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। यहाँ पर भी एक ही जैसे अवयव आपस में मिले होंगे। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है वो तांबे व जस्ते का मिश्रण है। देखो यहाँ पर मिश्र धातु बहुत सारे दिए गए हैं, इसका अवयव और उपयोग दिया गया है। आप देख सकते हैं इस्पात, कांसा, पीतल और जर्मन। तो यहाँ पर कौन कौन से अवयव यहाँ पर मिलाने से बनता है ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया गया है। इसका उपयोग भी, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ से आते ही है क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। उपयोग से आ सकते हैं, इसके कौन कौन से अवयव को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनेगा, यहाँ से आ सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है
वायु किन पदार्थों का मिश्रण है? तो वायु जो है वो गैसों व जलवाष्प का मिश्रण है। याद रखेंगे, गैसों व जलवाष्प का मिश्रण है वायु। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी का बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट सीरीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो आप सबसे पहले देखिए। धन्यवाद।